हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टिप्स एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सेट टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं। क्या जो भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप जानते हो पहले से तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहा गया है पहला नंबर क्वेश्चन कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है? क्या तो सही उत्तर प्लस में होता है, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को लेना पसंद करेंगे? तो कौन से छोटे अक्षरों को हमें पढ़ना है? तो देखिएगा, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो लेंस होता है वो आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इसकी फोकस दूरी अलग अलग दिया गया है। तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि क्या कहा गया है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा होता है? कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। आप लोग देखे होंगे साइड मिरर के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का ही प्रयोग पीछे वाली गाड़ी को देखने के लिए, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है और दूर की वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिएगा, यदि 4 मीटर से बढ़ रहा है तो उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होता है वो 8 हो जाएगा, क्योंकि दोगुना हो जाता है। पांचवा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कौन सा होता है? तो यदि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाता है तो आंख में दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो निकट। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा कि जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस। अगला है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश की इकाई कूलॉम होता है। सी से इंडिकेट करते हैं, याद रखिएगा। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन थे? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी संख्या क्या हो जाएगी? तो उसकी संख्या क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा? तो इसके द्वारा जो उपयुक्त शक्ति होगा जो हो जाएगा वो भी बराबर इंडिकेट क्या हो जाता है, यानी दिया गया है 220 वोल्ट, और आपको यहाँ पर पावर भी दिया गया है 100 वाट दिया गया है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या गया है, यानी कितना शक्ति प्रभावित होगा। तो आई बराबर एक फॉर्मूला होता है भी बटा पी। तो 220 बटा 100 करिएगा तो आप आसानी से काटेगा तो 110 आ गया, 110 काटेगा तो 2 बार में यानी 50 कितना आएगा? तो हो जाएगा आपको 50 वाट का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, याद रखना है आपको, और अधातु को अम्लीय कहेंगे। ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और कई बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो आधारित होता है दोस्त, वो किस पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो लघु पतन के समय परिपथ में जो विद्युत धारा का मान होता है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यह बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। यह जो अभिक्रिया आपको दिया गया है यह कौन सी अभिक्रिया है? इसमें आपको यह बताना है कि पीबी ऑक्सीकृत हो रहा है, तो यहाँ पर सी एक अकारक के रूप में है। निम्न धातुओं में से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है? तो कौन देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करने से? तो एल्यूमिनियम देगा। यदि विलयन का पीएच मान 13 है तो इसका अर्थ आप क्या कह सकते हैं? तो विलयन का मान यदि 13 है तो यह क्या हो जाएगा?
अम्लीय क्षारीय या फिर प्रबल भास्मिक हो जाएगा, काफी ज्यादा मात्रा में भास्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र आपसे पूछा गया है, तो P4 होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। पीतल में रहता है, पीतल में क्या रहता है, तो दोस्तों इसकी सही उत्तर जो मिश्रण है पीतल वो किसका है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। पिता से पिताजी, पिताजी एक ट्रिक है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। जी से जिंक और कॉ से कॉपर, यानी हो जाएगा कॉपर और जिंक। धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक होता है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, तो चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि से दूर कर सकते हैं, तो चुंबकीय विधि यदि है कहीं पर तो ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला नंबर बढ़े, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए आप लोग कमेंट करके फेन प्लान विधि से किसको अलग किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है, कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कार्बन है। अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व पूछा गया है, तो अक्रिय तत्व हीलियम है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है एल्कीन का, आपको बताना है एल्कीन CnH2n। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, अपमार्जक बनाने में, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं, अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है, ईथर या फिर कास्टिक पदार्थ अल्कोहल का, किसका या गंधक का, तो सही उत्तर अल्कोहल का। आवर्त सारणी के 7 के ए के तत्व क्या हैं, तो आवर्त सारणी के 7 के ए के तत्व जो हैं वो कौन से तत्व हैं, तो हैलोजन कहलाते हैं या फिर धातु की अभिक्रिया नहीं करते हैं क्या। तो इसका सही उत्तर चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैलोजन के तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन झूठी है, तो तत्वों की धातु प्रकृति घटती है या फिर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की बढ़ जाता है। मतलब इस तरह से चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा परमाणु आसानी से, यानी ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, चार ऑप्शन में से कार्बोज। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है किससे, फेलोपियन ट्यूब में, याद रखिएगा फेलोपियन नलिका में। श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब क्या होता है, यानी बीपी आपसे पूछा गया, ब्लड प्रेशर। सही उत्तर 120/80 mm। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो सकता है, तो किसके कारण, सही उत्तर आपके राइट आंसर एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड के कारण। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, सही उत्तर क्या हो जाएंगे, फल बेचने वाला जो प्रयोग करता है वो किसका करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C2H2, इसका फॉर्मूला यानी एथाइलिन हो जाएगा, यानी सही उत्तर ऑप्शन सी ऐसा ही है। इसको एथिलीन भी आपको मार्केट में मिलता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता आपसे पूछा गया है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता जो हो जाएगा वो 4 होता है। एड्स रोग का प्रमुख कारण आपसे पूछा गया है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चार ऑप्शन में से असुरक्षित यौन संपर्क एड्स रोग का सबसे प्रमुख कारण है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग है, तो चमगादड़ और पक्षी के किस प्रकार के अंग कहलाएंगे, समजात, समरूप या फिर वंशानुगत, तो समजात कहलाएंगे। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है लेकिन काम करने में भिन्नता पाया जाता है बाहरी रचना के कारण, तो ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। काम एक रहेगा बट बनावट अलग अलग रहता है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है, सही उत्तर आपको राइट हो जाएंगे, ये तो सभी यानी बगीचा और खेत हो सकता है, वन तालाब नहीं होगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो वनों को संरक्षण के लिए इनमें से किसको जरूरी है, तो इनमें से सभी के सभी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर जल्दी बताइएगा, इसका सही उत्तर
ऐसे तो यहाँ पर सील लगाए हैं, लेकिन आपको खनन भी इसमें आता है। ये पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? सही उत्तर आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? जैव निम्नीकरणीय। आममीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आममीटर से धारा को मापते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसको ए से इंडिकेट करते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले को क्या कहते हैं? सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्या? विद्युत मोटर या फिर जनरेटर? सही उत्तर जल्दी से कमेंट करिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विद्युत मोटर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में किस विधि से जनन होता है? बहुखंडन होता है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो अवतल से आसानी से हटा सकते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग फूल में पाया जाता है, पुष्प में। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किए थे, आप लोग अच्छे से जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो सही उत्तर बहुदिशीय ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? सभी को पता है और काफी फेमस क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम की बता दें तो 2 हैं, और अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। दोनों के दोनों काफी अच्छे क्वेश्चन है आसान बट आते कई बार है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सही उत्तर आपके राइट आंसर समतल अथवा उत्तल। आगे बढ़िएगा। मोटर चालक के सामने यानी साइड मिरर, मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल लगा होता है। अगला देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे क्या कहलाता है? व्यास। मुख्य फोकस या वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक? तो प्रधान अक्ष कहलाता है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण इसमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे 4 ऑप्शन में से? तो प्रकाश तरंग का उदाहरण एक परावैंगनी तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग यानी बल्कि परावैंगनी तरंग हो जाए। तो दोनों करीब देता है कहीं कहीं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो R = F/2 या F = R/2 कहीं कहीं मिलेगा। हाँ, यही ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब बताना है तो आभासी और बराबर होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण लगा होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या है? सही उत्तर अवतल। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो तो, निगेटिव हो तो वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा, तो वह दर्पण एक समतल या तो उत्तल हो सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब भासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा? तो काल्पनिक और सीधा होगा। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका 16 हो जाएगा और प्लस में होगा। आइए अगला देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है।
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। संयुग्मी फोकस केवल संभव है तो यह किसमें संभव है? तो अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो सही उत्तर ध्रुव और फोकस के बीच। किसी दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? तो मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो अनंत होगा। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग पहले ही पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है? सही जवाब m बराबर OM। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, जिसको हेडलाइट कहते हैं। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा सभी के सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। गोलीय दर्पण जिस दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उत्तल होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका जवाब H2 यानी एल्केन के सूत्र पर बनेगा, तो यह ब्यूटेन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको हमेशा ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। यदि 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो हमेशा जुड़े रहिए लास्ट तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।